हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस के ऊपर होगा। मींस किसी भी वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस के अंदर किस टाइप से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे और इस टॉपिक के ऊपर हमारा ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ओमेगा और के बीच में क्या डिस्पर्जन रिलेशन होगा। जो ओमेगा प्लस की वैल्यू निकाली थी हमने उसको हमने ऑप्टिकल ब्रांच बोला था और ओमेगा माइनस की जो वैल्यू निकाली थी उसको हमने अकोस्टिकल ब्रांच बोला था। जैसे जो हमने डिस्पर्जन रिलेशन निकाला था लास्ट लेक्चर में, ये हमने ये वाला डिस्पर्जन रिलेशन निकाला था। अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। आप पहले वाला लेक्चर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ओमेगा प्लस माइनस की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी। अगर मैं यहाँ पे ओमेगा प्लस की वैल्यू लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं ओमेगा प्लस की लेके चलता हूँ तो वो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ऑप्टिकल ब्रांच की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं ओमेगा माइनस की वैल्यू लेके चलता हूँ तो वो अपने पास अकोस्टिकल ब्रांच की वैल्यू आ जाएगी। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो हमारे पास ऑप्टिकल ब्रांच और अकोस्टिकल ब्रांच की जो वैल्यू आई है, इन वैल्यू के अंदर हम कुछ केस पुट करेंगे। जैसे जो फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, हम के की वैल्यू जीरो लेके चलेंगे। जब के की वैल्यू जीरो होगी तो जो साइन के है वो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू या तो हम इनको इंडिविजुअल अलग अलग सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे मैं साइन के की वैल्यू जीरो पुट करूँ, फिर मैं इसके अंदर पुट करूँ और फिर दोनों को मैं सेपरेटली सोल्व करूँ, या फिर हम जो ओमेगा प्लस माइनस स्क्वायर की जो वैल्यू है डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये रूट के अंदर है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं साइन के की जगह क्या करूँ? जीरो पुट करूँ और फिर मैं इसी एक से ही मैं दोनों को डायरेक्ट सोल्व कर लूँ। तो फर्स्ट केस तो होगा हमारे पास ये। सेकंड केस में क्या होगा, हम के टेंस टू जीरो लेके चलेंगे। जब के टेंस टू जीरो होगा तो जो साइन के ए की वैल्यू हो वो किसके बराबर हो जाएगी? के ए के बराबर हो जाएगी। और फिर से ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे? इस साइन स्क्वायर के ए की जगह हम क्या पुट करेंगे? के ए पुट करेंगे और फिर एक बार हम प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे, फिर उसको आगे सोल्व करेंगे। थर्ड जो केस है वो होगा हमारे एट बाउंड्री ऑफ ब्रिलियंट जोन। अब ब्रिलियंट जोन क्या होता है? ब्रिलियंट जोन वो बाउंड्री होती है जहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और जहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी जीरो होती है उन बाउंड्रियों को हम क्या बोलते हैं? ब्रिलियंट जोन बोलते हैं। और यहाँ पे हम जो के है, के की वैल्यू क्या लेके चलेंगे? प्लस माइनस पाई बाय 2a। मीन्स के की जो वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? माइनस पाई बाय 2a से लेके और प्लस पाई बाय 2a तक इसकी वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता लगा है जो अपने पास ब्रिलियंट जोन है। ब्रिलियंट जोन क्या होता है? ब्रिलियंट जोन वो बाउंड्री होती है जहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उसको ब्रिलियंट जोन बोलते हैं। ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री भी पता लगी अपने को यहाँ से कि एक बाउंड्री क्या होगी? माइनस पाई बाय 2a से लेके प्लस पाई बाय 2a तक ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री होगी। ये जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे तब अपने को पता लग जाएगा कि ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री किस टाइप से होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट केस लेके चलते हैं, के की वैल्यू हम जीरो लेके चलेंगे और जब के की वैल्यू जीरो होगी तो जो साइन के है वो जीरो के बराबर होगा। तो अपने पास अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर के जो के की वैल्यू है इसको मैं एक सेकेंड, यहाँ पे अपने पास क्या है? साइन के ए है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अपने पास ये वाली टर्म बचेगी और इसका जो स्क्वायर है मैं वो इस रूट से कैंसिल कर दूंगा। तो एक तो ये टर्म आएगी अपने पास, दूसरी ये टर्म आएगी वो भी रूट से बाहर। तो हमने यहाँ पे इसको सोल्व कर रखा है अपने पास ओमेगा प्लस माइनस स्क्वायर, और ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड प्लस माइनस स्क्वायर, इससे इसके ऊपर रूट था वो हमने स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब एक बार मैं यहाँ पे प्लस की वैल्यू लेके चलूंगा, एक बार मैं यहाँ पे माइनस की वैल्यू लेके चलूंगा। पहले मैं यहाँ पे माइनस की वैल्यू लेके चलता हूँ। जब माइनस की वैल्यू लूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे? इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे के से कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो ओमेगा माइनस की वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी। और ओमेगा माइनस की वैल्यू किसके लिए होती है? हमारे पास अकोस्टिकल ब्रांच के लिए होती है। तो अकोस्टिकल ब्रांच की हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई क्या? जीरो। ठीक है, अब जो सेकंड वैल्यू है मैं यहाँ पे ओमेगा प्लस की वैल्यू लूँ इसी केस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? प्लस ये टर्म और ये टर्म क्या है? सेम है बिल्कुल। क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल टू ये ट्वाइस दोनों ऐड हो जाएगा 2 बीटा 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इस स्क्वायर को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो इसकी कंप्लीट की पावर क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। या फिर हम क्या ले सकते हैं? स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो इस कंप्लीट के ऊपर आ जाएगा रूट आ जाएगा। ये ओमेगा प्लस की वैल्यू आ जाएगी अपने लिए, किसके लिए? ऑप्टिकल ब्रांच के लिए। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट केस में हम जो के टेंस टू जीरो लेके चलेंगे और के की वैल्यू जब जीरो होगी तो साइन के किसके बराबर होगा? के ए के बराबर होगा। ये वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे? एक बार ओमेगा प्लस वाली में पुट करेंगे या एक ओमेगा माइनस वाली में पुट करेंगे। यहां पे माइनस आएगा, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट इसी के अंदर पुट कर देंगे। तो अपने पास यहाँ पे क्या है? साइन के ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है? के की वैल्यू जब जीरो को टेंस करिए तो साइन के ए किसके बराबर हो जाएगा? के ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो क्या जाएगा? ये 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2, और आगे की टर्म अपने पास एज इट इज रहेगी। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे? ये वाली जो टर्म है रूट के अंदर जो टर्म है, यहाँ से हम 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे अपने पास 1 बच जाएगा। स्क्वायर कॉमन निकाला है, स्क्वायर बाहर आएगा रूट से, तो क्या हो जाएगा? रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ से 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2 नहीं है तो हमें क्या करेंगे? यहाँ पे m1 m2 के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और m1
m1 प्लस m2 के स्क्वायर से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये टर्म यहाँ से कॉमन आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक तो अपने पास ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है वो बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों टर्म को हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे एज इट इज, और ये टर्म हमने यहाँ पे कंप्लीट एज की एज लिख दी। अब m1 से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, मतलब m1 m2 से यहाँ पे एक m1 m2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली जो बची हुई टर्म है उसको हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट टर्म है इसका रूट हो रखा है, मतलब इसकी कंप्लीट की पावर हाफ है, इसके अंदर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे तो इसकी पावर क्या है 1/2 है, ये 1/2 पावर क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज उतार दी, ये 1 यहाँ पे एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज, ये 1 एज इट इज, और ये जो पावर है वो क्या जाएगी आगे आ जाएगी, और ये जो टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बार ओमेगा प्लस की वैल्यू लेके चलेंगे, एक बार ओमेगा माइनस की वैल्यू लेके चलेंगे। जब ओमेगा प्लस की वैल्यू लेंगे तो हम यहाँ पे पहले पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, तो अब जब पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 - 2, और ये टर्म यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। तो ओमेगा प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, अब ये जो 2 है इस 2 को मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 बाहर कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये टर्म एज इट इज, यहाँ से क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और यहाँ से ये वाली टर्म बच जाएगी। तो ये आ गई अपने पास ओमेगा प्लस की वैल्यू। ठीक है, अब ये किसके लिए है, ये है ऑप्टिकल ब्रांच के लिए, ऑप्टिकल ब्रांच के लिए। सिमिलर अगर मैं यहाँ से माइनस ले लूँ तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास ओमेगा माइनस की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने पास ये जो थर्ड केस है, थर्ड केस लेके चलेंगे एट बाउंड्री ऑफ ब्रिलियन जोन। ब्रिलियन जोन हमने पहले ही बता दिया, फिर और इस केस में क्या लेके चलेंगे, जो के की वैल्यू वो क्या होगी प्लस माइनस π/2a। तो अब इसके लिए जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा प्लस की वैल्यू ये आ जाएगी और ओमेगा माइनस की वैल्यू ये आ जाएगी। करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। ये जो ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस, ये जो के की जो वैल्यू है π/2a, ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब अगर हम इसको ये जो फ्रीक्वेंसी इसको प्लॉट करने लग जाए तो हमारे पास किस टाइप का डायग्राम आएगा, ये डायग्राम हमारे पास कुछ इस टाइप का हमें मिलेगा। एक सेकेंड, ये हमारे पास ये जो है वो ब्रिलियन जोन की बाउंड्री है अपने पास। ये के की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये आ जाएगा π/2a और ये आ जाएगा -π/2a। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली है, √2 β/m2 अंडर द रूट। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी अपने पास, और ये आ जाएगी √2 β/m2, और ये यहाँ पे आ जाएगी √2 β/m1। ठीक है, तो ये आई है अपने लिए किसके लिए, अकोस्टिकल ब्रांच के लिए, अकोस्टिकल ब्रांच के लिए। अब यहाँ पे एक बाउंड्री होगी और यहाँ पे भी क्या होगी, अपने पास एक बाउंड्री होगी। इस बाउंड्री के बीच में अपने पास कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, मतलब ये वाली जो बाउंड्री है अकोस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच के बीच में अपने पास एक रीजन मिलेगा जहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी लाई नहीं करेगी। अब जो ऑप्टिकल ब्रांच है, ऑप्टिकल ब्रांच कुछ किस टाइप से शो होगी, ऑप्टिकल ब्रांच का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से और इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में जो वैल्यू निकाली थी ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ऑप्टिकल ब्रांच की, ये ओमेगा प्लस के लिए है, और ये वाली जो वैल्यू है नीचे ओमेगा माइनस के लिए है। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन है, ये जो बीच वाला रीजन है, एक सेकंड, ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरबिडन रीजन बोलेंगे। तो इस फॉरबिडन रीजन के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी लाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिख के आना है इसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो अब तक हमने यहाँ पे दो ब्रांच देखी, पहली हमने देखी ऑप्टिकल ब्रांच, दूसरी देखी हमने अकोस्टिकल ब्रांच। अब इन दोनों ब्रांच के अंदर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे जो एटम की वाइब्रेशन है वो किस टाइप से होगी। तो जो अगर हम बात करें सबसे पहले अपने पास ऑप्टिकल ब्रांच की, तो ऑप्टिकल ब्रांच के अंदर जो एटम की जो वाइब्रेशन होगी वो कुछ इस टाइप से वाइब्रेट करेंगे, इस टाइप से ये एटम वाइब्रेट करेगा। अगर मैं बात करूँ दूसरी ब्रांच की, जैसे हम ये जैसे डायग्राम में देखा, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगी वो किस टाइप से होगी, इस टाइप से वाइब्रेशन होगी। ठीक है, और ये जो नीचे वाला अकोस्टिकल ब्रांच है, इस अकोस्टिकल ब्रांच में वाइब्रेशन किस टाइप से होगी, कुछ इस टाइप से होगी। एक एटम ये है, एक एटम ये है और दूसरा एटम ये। ठीक है, तो ये एटम कुछ इस टाइप से वाइब्रेट करेगा और ये वाले जो एटम है वो कुछ इस टाइप से वाइब्रेट करेंगे। अब जो ये वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन के अंदर अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं होगा, पर ये वाली जो वाइब्रेशन है इसके अंदर अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज होगा। अब इसमें सेंटर ऑफ मास चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रही है वो कपल्ड वाइब्रेशन हो रही है। कपल्ड वाइब्रेशन का मतलब दोनों एटम एक साथ क्या कर रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज नहीं होगा, पर इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात भी करेंगे कि ऑप्टिकल ब्रांच कैसे प्रोड्यूस होती है और अकोस्टिकल ब्रांच कैसे प्रोड्यूस होती है, और इनका जो क्वांटा है वो क्वांटा क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। द अलाउड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ प्रोपेगेशन इज स्प्लिट इनटू टू ब्रांच। जो अलाउड फ्रीक्वेंसी है वो दो ब्रांच के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। पहली जो ब्रांच होगी वो अपने पास ऑप्टिकल ब्रांच होगी, जो सेकंड ब्रांच होगी वो अकोस्टिकल ब्रांच होगी। ठीक है, अब जो इनके वाइब्रेशन के मोड होंगे, बोथ एटम आर इन सेम डायरेक्शन। इन एटम की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, मतलब ये कुछ इस टाइप से भी वाइब्रेट कर सकते हैं, ये एटम कुछ इस टाइप से भी वाइब्रेट कर सकते हैं।
ठीक है। M1 एटम भी क्या होगा, इधर ही होगा, और M2 एटम भी क्या होगा, इधर भी होगा। जैसे ये जो सर्कल है ये हमने M2 एटम मान लिया, और इसके अंदर ये वाला जो डॉट है ये हमने M1 एटम मान लिया। तो इस टाइप से दोनों एटम की क्या होगी, सेम डायरेक्शन में भी इनकी वाइब्रेशन हो सकती है और डिफरेंट डायरेक्शन में भी इनकी वाइब्रेशन हो सकती है। डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे हो सकती है, एक सेकंड में यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अपने पास जो फर्स्ट एटम है वो मान लिया इस टाइप से वाइब्रेट कर रहा है कुछ, ठीक है। तो सेकंड एटम ठीक इसके अपोजिट वाइब्रेट करता मिलेगा। सेकंड एटम यहाँ से स्टार्ट होगा वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रखा है, इनका जो वाइब्रेशन है वो सेम डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है और यहाँ पे इनका जो वाइब्रेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है। और इस पॉइंट के अंदर ये बता रखा है कि इन दोनों ब्रांचों के बीच में एक ऐसा फ्रीक्वेंसी मतलब एक ऐसा रीजन भी होगा जहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, फॉरबिडन बैंड बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, देयर एग्जिस्ट ए ब्रांच ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज टू ब्रांच आर नॉट पॉसिबल। मतलब इन दो ब्रांचों के बीच में एक ऐसा रीजन भी होगा जहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरबिडन ब्रांच बोलेंगे। अब इस फॉरबिडन ब्रांच की जो विड्थ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास रेशो के ऊपर डिपेंड करेगी। M2/M1 की रेशो क्या है, अगर ये ज़्यादा है तो इनकी जो विड्थ है वो भी ज़्यादा होगी, अगर कम है तो विड्थ भी कम होगी। मतलब अगर रेशो M2/M1 का रेशो ज़्यादा है तो विड्थ भी ज़्यादा होगी, अगर इनका रेशो कम है तो इसकी विड्थ भी कम होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल ब्रांच अपने को कब मिलती है और जो अकोस्टिकल ब्रांच है वो अपने को कब मिलती है। तो ऑप्टिकल ब्रांच फाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ऑप्टिकल ब्रांच अपने को कब मिलती है, जब अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई एटम या जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है तब अपने को ऑप्टिकल ब्रांच मिलती है। और उस ऑप्टिकल ब्रांच जब मिलेगी मतलब अपने पास क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो क्वांटा होगा वो अपने पास होगा फोटोन, ठीक है। यही बता रखा, ऑप्टिकल ब्रांच फाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर प्रोड्यूस बाय ऑक्सीलेटिंग मोशन ऑफ एटम। जब कोई भी एटम ऑक्सीलेट करेगा या वाइब्रेट करेगा तब अपने को क्या मिलेगी, ऑप्टिकल ब्रांच मिलेगी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी, और जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है उसको हम ऑप्टिकल ब्रांच बोलेंगे। अब एंड द क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड फोटोन। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो क्वांटा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। और फोटोन क्या होता है, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं इसको हम बोलते हैं फोटोन, और इस फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। अब सेम एज इट इज जो अकोस्टिकल ब्रांच है ये कब मिलेगी, जब अपने पास इलास्टिक वेव होंगी तब अपने को मिलेगी अकोस्टिकल ब्रांच, और इलास्टिक वेव का जो क्वांटा होता है वो होता है अपने पास फोनोन। तो अकोस्टिकल ब्रांच फाउंड ड्यू टू इलास्टिक वेव प्रोड्यूस बाय ए लेटिस वाइब्रेशन। जब लेटिस वाइब्रेट करेंगे तो वहाँ से इलास्टिक वेव प्रोड्यूस होगी, और इलास्टिक वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, अकोस्टिकल ब्रांच बोलेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट में ये बता रखा था, क्वांटा ऑफ दीज लेटिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड फोनोन। या फिर हम ये बोल सकते हैं जो इलास्टिक वेव है या जो फिर साउंड वेव है इसका जो क्वांटा होगा वो अपने पास क्या होगा, फोनोन होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो लेटिस वाइब्रेशन है इस लेटिस वाइब्रेशन का क्वांटा अपने पास फोनोन होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द गैप बिटवीन ऑप्टिकल ब्रांच एंड अकोस्टिकल ब्रांच इज नोन एज फॉरबिडन गैप। अब इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसको हम बोलेंगे फॉरबिडन गैप। अब हमने यहाँ पे देखा जो एटम है वो वाइब्रेट करेंगे, और साथ में हमने ये भी देख लिया कि इनकी डायरेक्शन सेम होगी और अपोजिट भी होगी। मतलब कुछ एटम सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, कुछ एटम अपोजिट डायरेक्शन में बात करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन से एटम सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, कौन से एटम है वो डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। और एक पॉइंट और ये कि इनका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा इनके मास के ऊपर। अगर मास ज्यादा है तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होगा, अगर मास कम है तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो अब हम इन दोनों वाइब्रेशन के बीच में जो फिजिकल डिफरेंस है वो पता करेंगे। नाउ वी इन्वेस्टिगेट द फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब अब हम ये निकालेंगे कि कौन से एटम सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे और कौन सी में डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगी। तो A1 हमने क्या मान लिया, ए एटम का एम्पलीट्यूड मान लिया, A2 हमने क्या मान लिया, सेकंड एटम का एम्पलीट्यूड मान लिया। जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एटम के मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हमने यहाँ पे दो इक्वेशन ली है, फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी है और सेकंड इक्वेशन हमने ये लिखी है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन कहाँ से आई है, अगर हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर ये दोनों की दोनों इक्वेशन निकाली थी, जहाँ पे हमने A1 और A2 के जो कोफिशिएंट है कंपेयर किए थे और एक मैट्रिक्स बनाई थी जिसमें A1 और A2 तो इक्वल 0 के इक्वल थे नहीं, तो हमने जो बाकी का जो मैट्रिक्स है वो 0 के इक्वल माना था, वहाँ पे हमने ये वाली इक्वेशन निकाली थी। अब हम ऑप्टिकल ब्रांच के लिए इसको जब सोल्व करेंगे तो ऑप्टिकल ब्रांच में हम के की वैल्यू क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। के टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। जब के टेंस टू 0 होगा तो कोस के की वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे ऑप्टिकल ब्रांच बोलते हैं तो अपने को पता लगना चाहिए कि हम यहाँ पे ओमेगा प्लस की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो अब ये जो दो इक्वेशन है इन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, कोस के ए की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के अंदर कोस के की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, ये वाली टर्म अपने पास एज इट इज आ जाएगी और ये आ जाएगा 2 बीटा A2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बीटा A1 और ये वाली टर्म अपने पास एज इट इज आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम 2 बीटा A2 की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इस टर्म को उठा के अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 बीटा A2 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो 2 बीटा A2 की वैल्यू है ये हम कहाँ पे पुट करेंगे,
या फिर हम यहाँ से ये कर सकते हैं, अगर मैं इस A2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बीटा A2 आ जाएगा, और 2 बीटा A2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। जो 2 बीटा A2 की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे सी इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो हमने यही किया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद 2 बीटा A2 की वैल्यू हमने यहाँ पे ये वाली निकाल ली। अब जो 2 बीटा A2 की वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे जो सी इक्वेशन है अपने पास, ये वाली सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर 2 बीटा A2 की वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर उसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। एक तरफ क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म है, दूसरी तरफ ये 2 बीटा A2 की वैल्यू है। यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और ओमेगा प्लस से ओमेगा प्लस कैंसिल हो जाएगा, बाकी की बची हुई टर्म अपने पास ये आ जाएगी। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने को पाई के फेज के बारे में बता रहा है, मतलब मोशन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। मतलब एटम की जो वाइब्रेशन होगी वो किस टाइप से होगी, एटम की वाइब्रेशन कुछ इस टाइप से होगी। एक एटम ऐसे वाइब्रेट करेगा और दूसरा एटम कुछ इस टाइप से वाइब्रेट करेगा। अब यहाँ पे इसको लिखना कैसे है, दिस इंडिकेट दैट टू एटम मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देयर एम्पलीट्यूड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देयर मास। अब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, अगर ये हमने पहले ही बता दिया था, अगर मास ज़्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, उनका कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। मीन्स जो एटम है वो किस टाइप से वाइब्रेट करेंगे, जो एटम है वो कुछ इस टाइप से वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, अब एटम के बीच में जो वाइब्रेशन है वो कैसी कपल्ड वाइब्रेशन है, कपल्ड वाइब्रेशन होगी तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे अनचेंज रहेगा। अब अगर हम बात करें अकोस्टिकल ब्रांच की, तो अकोस्टिकल ब्रांच में भी हम क्या करेंगे, k टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे उन्हीं तो इक्वेशन के अंदर। तो फिर से क्या आएगा अपने पास, कोस के क्या जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब अकोस्टिकल ब्रांच में चेंज क्या आएगा, हमने पीछे क्या लिया था, ओमेगा प्लस लिया था, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, ओमेगा माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, जब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, A1/A2 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आएगा, O1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या बता रहा है, अब ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होगा कि अपने पास दो एटम है डिफरेंट मास के, और उनका जो वाइब्रेशन है वो सेम डायरेक्शन के अंदर होगा। अब ये सोल्व कैसे करना है ये भी मैं एक बार बता देता हूँ। अपने पास क्या है, ये कोस के की वैल्यू है, कोस के की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, यहाँ से 1 पुट कर दी, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 बीटा A2 आ जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। फिर से हम 2 बीटा A2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और अपने सोल्व करेंगे तो अपने पास यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है कि अपने पास दो अलग अलग जो एटम है उनका जो मास है, जो अलग अलग है, और अलग अलग मास के एटम सेम डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करेंगे, और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज होगा। तो ये था हमारे पास 1 डायमेंशन डायटोमिक लैटिस के अंदर वाइब्रेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू।